हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक का मतलब है कि किस तरह से रिवॉल्यूशन मतलब स्प्रेड हुआ, किस तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो आज हमें इसी टॉपिक को स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि फ्रांस में जो राजा था उसका नाम था लुइस 16। लुइस 16 ने डिसाइड किया था कि वो टैक्स को इंक्रीज करेगा। लुइस 16 ने क्या डिसाइड किया था? टू इंक्रीज टैक्स। एंड डिसाइड क्यों किया था? तो इसका रीजन आपको मालूम है कि फ्रांस के अंदर क्या था, उसका खजाना जो था खाली था। तो लुइस 16 को टैक्स को इंक्रीज करना पड़ा था। लेकिन फ्रांस के अंदर जो राजा है लुइस 16, वो अकेला टैक्स को इंक्रीज करने का डिसीजन नहीं ले सकता। तो लुइस 16 को करना क्या होगा? लुइस 16 को एक असेंबली को बुलाना होगा एंड वो असेंबली राजा के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी कि टैक्स को इंक्रीज किया जाए या नहीं किया जाए। तो लुइस 16 ने एक असेंबली को बुलाया, जिसे हम कहते हैं एस्टेट जनरल। तो अब क्वेश्चन आता है कि एस्टेट जनरल क्या था? तो आप कह सकते हैं कि ये एक असेंबली थी। एस्टेट जनरल वाज एन असेंबली to which all the three estate sent their representative। एस्टेट जनरल क्या है? एस्टेट जनरल एक असेंबली है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल बॉडी थी, यानी कि असेंबली बोल सकते हैं आप इसको। तो क्या रहा कि ये कैसी असेंबली थी? एक ऐसी असेंबली थी जिसमें सभी तीनों एस्टेट के जो लोग थे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर सेंड कर सकते थे। फ्रांस के अंदर एक असेंबली थी जिसके अंदर सभी तीनों एस्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करते थे। उसको हम कहते हैं एस्टेट जनरल। अब एस्टेट जनरल क्या करेगी? एस्टेट जनरल राजा की जो प्रपोजल है, प्रपोजल ऑफ द किंग कौन था? लुइस 16। एंड प्रपोजल क्या है? प्रपोजल है टू इंक्रीज न्यू टैक्सेस। देखिए, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। राजा ने प्रस्ताव रखा होगा कि यहाँ पर टैक्स इंक्रीज करना है, जो प्रपोजल है। तो असेंबली क्या करेगी? उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। ये काम उसका है कि राजा के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। तो इसीलिए राजा ने यहाँ पर असेंबली को बुलाया था, क्योंकि वो अपने आप से डिसीजन को नहीं ले पाएगा। एंड इसमें लास्ट बात क्या है? असेंबली की मीटिंग कंटिन्यूअस या हम कह सकते हैं रेगुलर नहीं होती थी। कई सालों के बाद में अब इसकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। राजा ने इसे एक लंबे टाइम के बाद में बुलाया है। तो इससे पहले जब इसको बुलाया गया था तो उस टाइम पर ईयर थी 1614। 1614 में इससे पहले राजा ने इसको बुलाया था, तब भी टैक्स इंक्रीज किया गया था। एंड आज की डेट में 1789 में राजा ने इसे फिर से यहाँ पर बुलाया है। एंड यहाँ पे क्यों बुलाया है? ताकि असेंबली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सके। प्रपोजल क्या है? टैक्स को इंक्रीज करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लंबे टाइम के बाद में राजा ने इसे फिर से यहाँ पर बुलाया है। तो एस्टेट जनरल समझ में आ गया। एस्टेट जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें सभी तीनों एस्टेट के लोग अपने अपने मेंबर को सेंड कर सकते थे। तो लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई थी, इसका नाम था एस्टेट जनरल। एंड क्यों बुलाई थी? जिससे कि टैक्स को इंक्रीज किया जा सके। तो डेट क्या थी? डेट थी 5 मई 1789। 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एस्टेट जनरल को बुलाया। तो इस डेट को आप याद रखेंगे। एंड क्यों बुलाया था? क्योंकि उसका काम क्या था? टू पास द प्रपोजल टू इंक्रीज न्यू टैक्स।
उसका काम क्या था कि राजा का जो प्रपोजल है, राजा का जो प्रस्ताव है उसे पास करना है। एंड राजा का प्रस्ताव क्या था, राजा का प्रपोजल क्या है कि टैक्स को इंक्रीज किया जाए, इसको इसे पास करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, राजा का जो पैलेस था इसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल। राजा ने अपने महल को काफी अच्छे से डेकोरेशन कराया क्योंकि यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी। तो क्या हुआ, एस्टेट जनरल के अंदर जो लोग आते हैं तो फर्स्ट एस्टेट से, सेकंड एस्टेट से, एंड थर्ड एस्टेट से लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड किया था। कहां पे सेंड किया था, एस्टेट जनरल की मीटिंग के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ, फर्स्ट एस्टेट ने 300 मेंबर्स को सेंड किया, यानी कि 300 इसने रिप्रेजेंटेटिव सेंड किए। इसी तरह से सेकंड एस्टेट ने भी 300 यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सेंड किए। लेकिन थर्ड एस्टेट के सबसे ज्यादा लोग थे, यहाँ पर 600 रिप्रेजेंटेटिव। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एस्टेट के लोगों ने एस्टेट जनरल की मीटिंग में कितने लोगों को सेंड किया था, यानी कि 300। इसी तरह से सेकंड एस्टेट के लोगों ने एस्टेट जनरल की मीटिंग में कितने लोगों को सेंड किया था, 300। इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं थर्ड एस्टेट के लोगों ने एस्टेट जनरल की मीटिंग के अंदर कितने लोगों को सेंड किया था, तो आपका आंसर होगा 600। फिर क्या हुआ, जब सब लोग वहां पहुंच जाते हैं एंड जो राजा का महल था वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये किस तरह से बैठते हैं, देखिए सपोज जी आपका एक महल है ना, तो क्या हुआ था कि यहाँ पर जो बैठे थे फर्स्ट एस्टेट के लोग और यहाँ बैठे हैं आपके सेकंड एस्टेट के लोग। ठीक है, तो क्या हुआ, 300 लोग ऐसे बैठ जाएंगे, 300 लोग इस तरह से बैठ जाएंगे। इनका फेस इस तरफ है, इनका फेस इस तरफ एंड इनका फेस इस तरफ को होगा। तो यहाँ कितने लोग बैठ गए, 300 एंड 300 यहाँ पर। अब बच्चे कौन से लोग, अब बच्चे आपके थर्ड एस्टेट के लोग। तो क्या होगा, थर्ड एस्टेट के लोगों को हम करेंगे हाफ हाफ। तो यहाँ पर 300 इधर आएंगे, 300 इधर आ जाएंगे। 300 लोग इनके पीछे खड़े हो जाएंगे एंड 300 लोग इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उन्हें कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आपने कल की वीडियो में स्टडी किया था कि थर्ड एस्टेट के लोग थोड़े से एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं एंड थोड़े से वेल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड एस्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट करने कौन आया था, थर्ड एस्टेट के प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड पीपल। थर्ड एस्टेट के लोगों को कौन कर रहा था रिप्रेजेंट, प्रॉस्पेरस लोग कर रहे थे एंड एजुकेटेड पीपल कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे इस मीटिंग में अनपढ़ लोगों को कोई काम नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एजुकेटेड लोग आए थे। यहाँ पर जो पीसेंट होते हैं एंड जो आर्टिसियन होते हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनको यहाँ पर एंट्री नहीं थी, वो लोग इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए इस मीटिंग के अंदर कौन से लोग शामिल नहीं थे, तो पीसेंट, आर्टिसियन एंड वुमन इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं थे। थर्ड एस्टेट के लोग कौन से लोग, प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड इस मीटिंग में आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने वुमेन्स, आर्टिसियन या पीसेंट इन लोगों की क्या समस्या है, इन समस्याओं के जो लेटर्स थे वो अपने साथ में लेके आए हैं। तो यानी कि ये लोग अपने साथ में लगभग 40,000 से ज्यादा लेटर्स लेके आए थे एंड वो लेटर्स किसके थे, वुमेन्स के, आर्टिसियन के, पीसेंट्स के एंड वो लेटर्स थे समस्याओं के बारे में। तो क्या हुआ यहाँ पर कि 300 लोग यहाँ बैठ जाते हैं, 300 लोग यहाँ बैठ जाते हैं एंड थर्ड एस्टेट के लोग 300 इनके पीछे एंड 300 इनके पीछे बैठ जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि राजा ने इस असेंबली के सामने प्रपोजल रखा कि हमें टैक्स इंक्रीज करना है। असेंबली बैठी हुई है और इसके सामने राजा ने यहाँ पे प्रपोजल रख दिया, जी यहाँ बैठा हुआ है किंग। तो क्या हुआ कि प्रपोजल को पास करना था असेंबली को, तो यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग होगी।
तो वोटिंग का पैटर्न क्या था? वोटिंग का पैटर्न था कि यहाँ पर वन एस्टेट, जो आपका वन एस्टेट बैठा हुआ है उसका वन वोट माना जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड एस्टेट बैठा हुआ है उसका एक वोट माना जाएगा। इसी तरह से थर्ड एस्टेट का भी एक वोट माना जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर वोटिंग का जो पैटर्न था वन एस्टेट एंड वन वोट था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम क्या था वोटिंग का, सिस्टम और वोटिंग। यहाँ पर वोटिंग सिस्टम था वन एस्टेट वन वोट। एंड ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम पुराना सिस्टम है। तो यहाँ पर थर्ड एस्टेट के लोग चाहते थे कि इस सिस्टम में चेंज किया जाए। उनका मानना था कि जो असेंबली बैठी हुई है उस पूरी असेंबली के द्वारा से यहाँ पर वोटिंग की जाए एंड यहाँ पर वन पर्सन वन वोट होना चाहिए। तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने क्या बोला था कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए। तो देखिए आप वन पर्सन एंड वन वोट ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। आज की डेमोक्रेसी में अक्सर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है कि एक आदमी के पास में एक ही वोट होगा। तो असेंबली चाहती है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपनाया जाए। इसी तरह की डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को रूसों ने अपनी बुक के अंदर बताया था कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए। तो असेंबली ने बोला कि नहीं, वोटिंग इस तरह से नहीं होगी। अगर यहाँ पे पुराने सिस्टम से वोटिंग की जाती वन एस्टेट वन वोट, तो क्या होता? टैक्स इंक्रीज हो जाता। कैसे हो जाता? सपोज यहाँ पे 3 लोग हैं, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, एंड तीनों का एक एक वोट है। राजा ने पूछा कि हमें टैक्स इंक्रीज करना है, वोट दीजिए। तो इसने बोल दिया कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट एस्टेट को तो टैक्स पे करना होता ही नहीं है, तो वो तो कह देगा कर दो टैक्स इंक्रीज। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड एस्टेट के लोगों ने बोल दिया कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि इसको भी टैक्स पे नहीं करना होता है, तो इस पर कौन सा असर पड़ेगा? तो उसने कह दिया टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए। जबकि जिन लोग तो उल्टा टैक्स लेते और है, तो इन्हें फायदा है ना इस चीज में। अगर जो लोग थर्ड एस्टेट के लोग मना करते हैं कि टैक्स इंक्रीज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 एस्टेट ने, फर्स्ट ने एंड सेकंड ने बोल दिया कि टैक्स इंक्रीज होगा, तो 2 वोट हो गए उनके, एंड इन्होंने मना किया, थर्ड एस्टेट के लोगों ने किया मना, तो इनका हुआ 1 वोट। तो कौन जीतेगा? जीतेंगे फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के लोग, एंड टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, अब यहाँ पे वो लोग चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, जितनी असेंबली बैठी हुई है सब का एक एक वोट होना चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ पे शायद टैक्स इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास में 600 मेंबर्स हैं। इनके पास में कितने मेंबर्स हैं? 600। एंड जो लोग तो कहेंगे कि टैक्स को इंक्रीज ना किया जाए, क्योंकि इनको टैक्स पे करना होता है। सपोज फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट कर दिया, तो क्या होगा? टैक्स इंक्रीज नहीं होगा। तो राजा ने बोला कि नहीं, हम इस सिस्टम को नहीं मानेंगे। तो क्या होगा? थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उन्होंने बोला कि जब आप मानोगे नहीं तो हमारा यहाँ पर क्या काम, तो वो लोग इस असेंबली को छोड़कर चले जाते हैं। समझ आ गया ना? राजा ने प्रपोजल रखा कि टैक्स इंक्रीज करना है, वोटिंग होगी वन एस्टेट वन वोट के हिसाब से, लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों ने बोला कि वोटिंग होनी चाहिए वन पर्सन वन वोट के हिसाब से। राजा ने बोला कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? यहाँ पे थर्ड एस्टेट के लोगों ने क्या बोला कि जब ऐसा नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? आपने देखा कि थर्ड एस्टेट के लोग असेंबली को छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट के लोग क्या करते हैं? इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर गैदर होते हैं। इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में जाके गैदर होते हैं, ठीक है। एंड कहाँ पे था? एट द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कौन से लोग? थर्ड एस्टेट के लोग। एंड उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, एंड उन्होंने अपना नाम रख लिया कि अब हम नेशनल असेंबली हैं। उन्होंने क्या नाम था कि अब हम
नेशनल असेंबली है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वहाँ पर स्टेट जनरल थी। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंटर करते थे। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि जब वहाँ पर इलेक्शन किया जाता है तो उन्होंने शर्त रखी थी कि यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। राजा ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था तो जो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद में जो लोग गैदर होते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में, एंड वहाँ पर उन्होंने अपना नाम चेंज किया, नाम रख दिया उन्होंने नेशनल असेंबली। और उन लोगों ने यहाँ पर एक कसम खाई कि हम तब तक यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर ना कर लें। तो यहाँ पर नेशनल असेंबली ने कसम खाई कि हम यहाँ पर डिस्पर्स नहीं होंगे। उन्होंने क्या बताया कि डिड नॉट डिस्पर्स टिल वी प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन that limit the powers of the king या monarch। जब भी लोग वहाँ पे जाकर गैदर होते हैं तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, यानी कि हम तब तक अलग अलग नहीं होंगे जब तक हम लोग यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर ना कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर किया जाएगा किस तरह का होगा, जो राजा की पावर्स को लिमिट करे, यानी कि राजा की पावर्स पर अंकुश लगाए। जब तक हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर नहीं कर लेंगे तब तक हम इस असेंबली को छोड़कर नहीं जाएंगे। नेशनल असेंबली के जो लोग थे उन्हें कौन लेड कर रहा था, तो उन्हें 2% लेड कर रहे थे। एक का नाम था बेनाबियू एंड एक का नाम था अवेसियास। ये 2% हैं जो उन लोगों को लीड कर रहे थे, यानी कि ये लोग उनके आगे थे, ये एक तरह से उनके लीडर्स थे जो उनको लीड कर रहे थे। मेराबियो का जन्म हुआ था एक नोबल फैमिली के अंदर, नोबल फैमिली के अंदर हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि वो सेकंड एस्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि नोबल्स कहाँ आते हैं, नोबल्स आते हैं आपकी सेकंड एस्टेट के अंदर। दूसरी तरफ जो अवेसियास था वो एक प्रिस्ट था, तो आप कह सकते हैं कि अवेसियास फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करता था। हालांकि इसका जन्म सेकेंड एस्टेट में हुआ था एंड जी नोबल की फैमिली से बिलोंग करता था एंड नोबल्स उनसे चार्ज करते थे। अब तो माना कि फ्रांस के अंदर उस टाइम पर फ्यूडल सिस्टम था, तो नोबल्स जो थे फ्रांस से फ्यूडल ड्यूस देते थे, लेकिन मिराबियो उसके अगेंस्ट में था। उसका मानना था कि अब फ्रांस के अंदर से फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। इट मीन्स इस बेस पर लोगों को कोई स्पेशल राइट्स ना हो। तो मिराबियो फ्रांस के अंदर से फ्यूडल प्रिविलेज को खत्म करना चाहता था, इसीलिए ये पर्सन जो है थर्ड एस्टेट के लोगों से जाके मिला हुआ था। तो इसने क्या किया, इसने एक यहाँ पर जनरल निकाला एंड इसने भीड़ के सामने, जो वहाँ पर भीड़ थी ना लोगों की, उसके सामने इसने एक पावरफुल स्पीच भी दी। एक नाम और लिखा है अवेसियास, ये एक प्रिस्ट था एंड प्रिस्ट बिलोंग करते हैं फर्स्ट एस्टेट से। अवेसियास ने क्या किया, यहाँ पर उसने एक पैम्फलेट निकाला, उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। ये क्या चीज है, ये एक पैम्फलेट है एंड पैम्फलेट किसने निकाला था, ये पैम्फलेट निकाला था अवेसियास ने। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल असेंबली क्या चीज थी। नेशनल असेंबली वो लोग थे जो उस मीटिंग को छोड़कर चले गए थे एंड इंडोर टेबल टेनिस में जाकर वो लोग गैदर हुए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर ना कर लें। उन्होंने अपना नाम चेंज करके रख दिया था नेशनल असेंबली। फिर आपने देखा कि इस असेंबली में दो लीडर्स थे, एक का नाम था मिराबियो, एक का नाम था अवेसियास। मिराबियो का जन्म हुआ था नोबल फैमिली के अंदर, अवेसियास का जन्म हुआ था प्रिस्ट फैमिली के अंदर। और इन्होंने क्या किया था, मिराबियो ने एक स्पीच दी है लोगों के सामने, उसने काफी एक जोरदार स्पीच दी थी। दूसरी तरफ अवेसियास ने क्या किया था, उसने एक पैम्फलेट निकाला था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। तो ये था यहाँ पर आज का टॉपिक।
कल हम इस टॉपिक से आगे कंटिन्यू करेंगे एंड हम देखेंगे कि इस असेंबली ने किस तरह से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, क्या राजा ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना या नहीं माना। तो इस टॉपिक को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।